आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आईडी एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं शिवसेना से स्टेट प्रेसिडेंट राजेश केसरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। अगर आपके यहां तक की सफ़र की बात की जाए तो किस तरह से शुरुआत हुई आपकी राजनीतिक सफ़र की? मुझे शुरू से ही जो है हिंदू संगठनों से रहा है मेरा प्रेम, और जब मैं 10th क्लास में था तब से इनके साथ शिवसेना से मेरा तालमेल रहा। उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी हमें इसी तरह का माहौल आगे पैदा हुआ, और कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने फिर नौकरी भी मेरी हुई पुलिस में, मैंने वो भी छोड़ी, नहीं की पुलिस की नौकरी। उसके बाद इसी में रहे शिवसेना में, और आज तक मेरा सफ़र जो है शिवसेना से चल रहा है। मैं एक ही पार्टी में रहा हूँ शिवसेना में। जिस तरह से आपने बोला कि पुलिस की नौकरी आपने छोड़ दी, क्या कारण रहा? क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए ही काम करती है। वहाँ कुछ मेरा घरेलू भी, मेरे को मदर से भी प्रॉब्लम थी, मदर की तरफ से इनकार किया गया, और मेरा भी ध्यान जो है सरकारी नौकरी की तरफ शुरू से नहीं रहा जी। मैं चाहता था कि प्राइवेट लाइफ ही अपनी जो उसी से जो आगे बढ़ा जाए, ये भी एक मेन कारण था मेरा। तो आपको क्या लगता है अगर आप पुलिस में होते तो आप क्या क्या बड़े काम करते, और अगर आज आप शिवसेना के स्टेट प्रेसिडेंट हैं तो कौन से बड़े काम आपने किए हैं यहाँ पे? शिवसेना में रहकर मुझे कोई बंदिश नहीं थी। पुलिस में जो है सरकारी में हमेशा इंसान जो है बंधा रहता है हर तरफ से, इसमें मेरे को कोई बंदिश नहीं रही, और मैंने अनेक कार्य किए हैं। जैसे मैंने एजुकेशन पे जो है मैं 8 साल लड़ाई की है एजुकेशन में, और जो बच्चों की फ़ीसें बढ़ाते थे, हर साल एडमिशन फ़ीस जो बढ़ाई जाती थी स्कूलों में, जिसे उन्होंने प्रमोशन फ़ीस भी नाम दिया। 2011 में जाहिदा खान हमारी डायरेक्टर रही हैं, उनके साथ मेरा अच्छा तालमेल रहा, उनकी तरफ से मैंने लेटरें लिखी। तब कपिल सिब्बल जी भी सेंटर मिनिस्टर रहे हैं, उनके साथ भी मेरा लेटर प्रभाव काफ़ी रहा, और उधर से मेरे को जवाब भी काफ़ी आए। लेकिन काफ़ी होने के बाद एकदम सरकार चेंज होने से 14 में वो काम फिर ठप हो गया उसमें बीच। अभी जो है उस तरफ जो एजुकेशन की तरफ है, जो हमारी सरकार रही है बीजेपी की, उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो मुझे बड़ा दुख रहता है इस चीज़ का कि सरकार ने जिस तरह से वादे लोगों से किए थे मेडिकल और एजुकेशन के, मेरा शुरू से रहा है कि एजुकेशन और मेडिकल जो है बच्चों को हमेशा फ्री होना चाहिए, जिससे आपकी देश की आधी करप्शन जो है ख़त्म हो सकती है। क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए और अपनी जो है सेहत को जिंदा रखने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ पैसे बचाता है, और हेरा फेरी की ओर उनका ध्यान जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर ये चीज़ें सरकार की तरफ से पूरे देशवासियों को अगर फ्री रहे एजुकेशन और मेडिकल, मैं कहता हूँ कि मेरा कहना है, मेरा मानना है जैसे कि इन दो चीज़ों से है 80% करप्शन जो है देश की खत्म हो सकती है अगर सरकार इसको फ्री ऑफ द कास्ट दे। जो भी सरकारें आती है एजुकेशन पे ध्यान देती है, जिस तरह से अभी जो बीजेपी सरकार थी उनके द्वारा एक स्लोगन कहा जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो उस पर खरे नहीं उतर पाए? क्या सिर्फ कागजों में ही रह गई उनकी बातें, या ज़मीनी सतह पे भी उसका काम हुआ? ये आप साफ देख रहे हैं, पत्रकार लोग और जनता भी देख रही है कि खाली मौखिक और लिखित में ही चल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल में जो है इन चीज़ों की और कोई ध्यान नहीं हुआ। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आप सिर्फ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब हम लोगों में जाते हैं, झुग्गी बस्तियों में जाते हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, उनमें मैं घूमता हूँ, पुरखू हो गया, यहाँ हो गया, नरमाल में हो गया, मैं काफ़ी काम करता हूँ लोगों के लिए, गरीबों के लिए। वहाँ मुझे देखने के लिए लगता है कि ये योजनाएं वहाँ नहीं हैं, ये योजनाएं सिर्फ शहर में और छोटे छोटे जो अच्छे लोग हैं उनके तक रह जाती हैं, गरीब लोगों तक ये योजना नहीं पहुँच पाती। तो आपको क्या लगता है किस तरह से, क्या ऐसा काम करना चाहिए जिस तरह से बच्चों से लेकर बड़ों तक ये योजनाएं पहुँची जा सके? जितनी भी सरकार द्वारा बनाई जाती है वो तो कहते हैं कि सब जगह हमारी योजना, इतनी सारी चीज़ें हम लेके आए हैं, लेकिन जब वो उन तक पहुँचती नहीं है, वो किस तरह से आप कह सकते हैं किस तरह से पहुंचनी चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि सरकार इसमें काम करती ही नहीं है, सरकार काम करना चाहती है, लेकिन जो उनके आगे परिचित होते हैं, जो उनके आगे लोग होते हैं, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि जो समाज सेविक लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और भी मेरे जैसे कई लोग होंगे जो इस पर काम करते हैं, लेकिन उनके साथ सरकारी जो मुलाजिम है वो अच्छी तरह से पूरा तालमेल नहीं रखते, जिसकी वजह से ये योजनाएँ पीछे रहती हैं। अगर सरकार हमारे लोगों से तालमेल रखे अच्छा, तो ये योजना बड़ी अच्छे तरीके से चल सकती हैं जी। जिस तरह से बड़े आतंकी का मास्टरमाइंड मसूद अजहर जो है वो से आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट जो है घोषित कर दिया गया, आपका क्या कहना है? ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए हम सरकार की पीठ ठोकना चाहते हैं कि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और कश्मीर में भी इसलिए जो सरकार काम कर रही है, बाकी जगह में काफ़ी पीछे भी रही सरकार, लेकिन इसके लिए हम सरकार की पीठ ठोकना चाहते हैं कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस काम में बेशक काम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं देरी बरती गई? जिस तरह से पुलवामा में भी अटैक और भी कहीं ज़्यादा जो अटैक हुए हैं वो उन्हीं के द्वारा किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं देरी नहीं हो गई? आज तो काम हो चुका है।
तो कितनी नहीं, देरी हो चुकी है? पुलवामा वाला अटैक जो है वो हमारी नाकामी थी, क्योंकि पुलवामा वाले अटैक के लिए कितनी भी हमारी एजेंसी हैं, उन्होंने सरकार को, मेरे ख्याल है पिछले 4 महीने से सरकार को बता रहे थे कि यहाँ कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ होने वाला है। और यहाँ पर जो पुलिस की पिपटें बना रखी थी, पुलिस की जो चौकियाँ थी, वो भी यहाँ पर उस महीने से उठाई गई। और जिस तरीके से सीआरपी या और भी कई जो आर्मी जो फोर्सेज हैं वो गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वो भी बहुत गलत तरीका था। एक यानी कि पूरी 30-30, 40-40 गाड़ियाँ एक लाइन बना करके, वो तो हर एक को मौका मिलेगा इस चीज़ का। और अब आपको क्या लगता है कितना असर होगा ये जो भी आतंकी हमले होते हैं इन सब में, इस चीज़ से? अब सरकार को इससे काफ़ी नसीहत मिली है, सरकार ने देखा है कि सुधार भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइयर भी उनको टिकट दी है, वो अच्छा काम किया है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 4 साल पहले, जो इतना नुकसान करने के बाद सरकार ने किया। अगर पहले करते तो हमारे वो 40-45 सैनिक जो है वो शहीद नहीं होते। वो हमें बड़ा दर्द है उन सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए भी। और हम चाहते हैं कि सरकार भी ऐसे परिवारों को उनकी मुफ्त जो है उनको पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई में मैं कहता हूँ कि ऐसे बच्चों को जो शहीद हुए फौजी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको मेडिकल डॉक्टरों की लाइनों में, इंजीनियरिंग की लाइनों में, ऐसी लाइनों में उनको जो है फ्री ऑफ द कास्ट जो है वो फीस होनी चाहिए उनकी, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। जी, कई जगह आपने सर्वे किया, ज़्यादातर आप लोगों के हित के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज़ बन के उभर के बाहर आते हैं। तो आपका क्या मानना है कि जहाँ भी आप सर्वे करते हैं, लोगों को ज़्यादातर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैंने 2008 में जो संघर्ष समिति बनी थी बाबा अमरनाथ जी के लिए, उसका कोर कमेटी का मेंबर रहा हूँ मैं। वहाँ काम किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया, वो आप पत्रकारों को सबसे ज़्यादा पता है मेरा। और जितनी आईआईटी के लिए लड़ा हूँ, मंडल कमीशन में भी जो स्टार्टिंग में हुआ था उसमें भी थोड़ी गलतफहमियाँ हुई, लेकिन हम उसमें रहे हैं। लेकिन समाज सेवा के लिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे साथ तालमेल रखे। हम चाहते हैं कि गरीब लोगों में, बस्तियों में जो है सरकार की योजनाएं जितनी भी पहुंचे। अभी जितनी भी योजनाएं सरकार पहुंचा रही है वो मेरा ख्याल है गिनती से 15 या 20% मुश्किल से आ रहे होगा। अगर सरकार अपनी योजना 100% लोगों के तक पहुँचाए तो वो काम बड़ी अच्छी तरह से हो सकता है। चाहे सरकार कांग्रेस की थी, चाहे बीजेपी की है, कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम किया है, 70 सालों में उन्होंने काम किया। हम किसी सरकार की जो है बदखोइयाँ नहीं करना चाहते, क्योंकि 70 साल में काम किया है, तभी फौज खड़ी है, तभी कॉलेज खड़े हैं, तभी मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाए हैं। ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, और ये भी सरकार काम कर रही है। और मैं कह रहा हूँ कि और भी अच्छे तरीके से गरीबों के लिए काम जो है करना चाहिए। सर, आने वाले समय में किसकी सरकार आ सकती है, आपका क्या कहना है इस पर? हम चाहते हैं कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन रुपये का सिक्के की तरह नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा दिखाई देता है कि जैसे रुपये के 2 सिक्के हैं जी, लेकिन फिर भी जो बीजेपी ने वादे किए हैं उससे हमें ठेस काफ़ी पहुंची है। जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था 2014 का, उस किसी भी मैनिफेस्टो पे जो है बीजेपी उतर नहीं पाई। बड़ा अफसोस है। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, 35 हटाएंगे, आर्मी के लिए ये करेंगे, मेडिकल कॉलेजों की जो है बनाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2014 से आज तक एक भी मेडिकल कॉलेज जो है बीजेपी ने बनाया हो। ये बहुत दर्द भरा जो है। जिस तरह से हमें आर्टिकल 370, 35 पे बात की, अब जो मैनिफेस्टो लाया गया उसमें ये सब बातें रखी गई हैं, क्या लगता है लोग इसे अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? मुझे नहीं लगता कि लोग इतने मूर्ख हैं या बेवकूफ़ हैं कि 2014 का मैनिफेस्टो जो है उसको दोबारा रिवाइंड करके और उसको पॉलिश करके दोबारा उसी मैनिफेस्टो को दोबारा लाया गया है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग इनको मज़ा बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि सरकार चेंज होनी भी चाहिए। एक बार सरकार बार बार रहने से जो वो सुस्त हो जाती है। अगर सरकार को चुस्त करना है तो लोगों को भी चुस्त होना चाहिए कि सरकार चेंज करनी चाहिए। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, कामयाब होने का क्या मंत्र है? कामयाब मंत्र करने के लिए मैं कहता हूं कि सुबह जो हम उठते हैं, सुबह मेरा तो रोज़ का जो नियम है, मैं सुबह 4:45 बजे उठ जाता हूं और रात को 12 बजे सोता हूं मैं। और मेरा शुरू से ये रहा है। और मेडिकल में सेवा भाव जो है हर इंसान में होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल है या सरकारी मुलाजम है या स्टूडेंट है, बच्चे हैं। ये हमेशा जो सेवा भाव रखना चाहिए, ये हमेशा जो है इंसान को आगे और तंदुरुस्त रखने में कामयाब है। संदेश क्या देना चाहेंगे जो भी हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं? मैं दर्शकों को एक संदेश दूंगा कि किसी भी पार्टी को चुनने के लिए पार्टी का ऊपर का नहीं देखना चाहिए। देखते हैं कि जिस प्रकार अभी कह रहे हैं कि एक ही बंदे को लेकर जो है एक मोहरा बना देते हैं, एक बंदे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, पार्टी का देखना चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने काम करना है, वहाँ से दिल्ली से आके यहाँ किसी ने काम नहीं करना। जो यहाँ के लोग हैं जो उनको देखकर जो है वोट डालनी चाहिए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आज के आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे शिवसेना से स्टेट प्रेसिडेंट राजेश केसरी जी। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।